नंबर के जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 2022 में या फिर आगे फ्यूचर में, वो मैं लेके आ गया हूँ। ये पार्ट 1 है, आगे और भी पार्ट मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल व 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार 6 नंबर में आ ही जाए। सो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास ये धारा है तो धारा जब बह रही है, ठीक है, धारा की अपनी एक अलग स्पीड होती है और तुम नाव चला रहे हो उसके ऊपर, उसकी अलग स्पीड है। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा फट से, ये चीज़, और यहाँ ले लेते हैं वाइट। ओके, सो देखो बेटा, अगर ये हमारे पास ना ये धारा है, ठीक है, ये हमारी धारा है, धारा इस तरफ बह रही है। मान लेते हैं कि धारा की स्पीड, माना धारा की चाल, ये हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ ऊपर एक नाव है। ठीक है, और नाव की जो हमने चाल मान ली, माना नाव की स्थिर जल में चल, जल एकदम स्थिर है, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान ली। अब देखो बेटा, अगर नाव इस तरफ जा रहा है और धारा भी इस तरफ जा रही है, तो नाव की स्पीड के साथ जो धारा की स्पीड है ना, वो जुड़ जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरफ पानी बह रहा है, अगर हम उसी तरफ तैरते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि धारा की जो स्पीड है ना, वो हमारे साथ ऐड हो जाती है, हमारी स्पीड के साथ, तभी हम फटाफट चलने लगते हैं आगे। अब नाव इस तरफ लोगे तुम और धारा इस तरफ आ रही है, तो ये स्पीड तुम्हारे नाव को रोकेगी इधर आने से। ठीक है, कौन सी स्पीड? धारा की स्पीड। तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल क्या होगा इस स्थिति में? इसीलिए यहाँ लिखेंगे अनुकूल। अनुकूल चाल मतलब जब जुड़ जाते हैं x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल चाल क्या होगा? प्रतिकूल चाल ये होगा x माइनस वाई, ये चीज़। ठीक है, सो ये चीज़ पता चल गई आपको। अब देखो बेटा, आपको ये पता है कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ये सबको पता होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। अब प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया बेटा? कि जो समय लग रहा है हमारे, एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। टोटल समय जो लग रहा है हमारे पास वो 10 घंटा है। ठीक है, कि जो T1 टाइम है वो किसके लिए बात कर रहा है? 30 किलोमीटर, किस चीज़ के लिए? प्रतिकूल, 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में। और जो T2 समय है वो 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में। देखो, ये जो टाइम है 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में जो समय लगेगा और 44 किलोमीटर जाने में जो समय लगेगा, उसका जो कुल समय दे रखा है वो 10 दे रखा है। वो क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। समय बराबर क्या होते हैं? दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या है? 30। चाल प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल क्या है बेटा? x माइनस के वाई। दूरी क्या है? 44। और चाल क्या है बेटा? अनुकूल, यानी कि x प्लस वाई। तो ये मेरा पहला समीकरण आ गया पहले शर्त से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दूसरा समीकरण बनाना है, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है बेटा? ध्यान से देखो, 13 घंटा लग रहा है कुल, 40 किलोमीटर प्रतिकूल, 55 किलोमीटर अनुकूल। ठीक है, 13 घंटा लग रहा है कुल समय। 40 किलोमीटर प्रतिकूल प्लस 55 किलोमीटर अनुकूल, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, सो देखो बेटा, दूरी 40 है, प्रतिकूल के लिए x बट्टा वाई, x माइनस वाई बट्टे में, दूरी 55 है, चाल अनुकूल है, यानी कि x प्लस वाई। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा आ गया बेटा? दूसरा आ गया। और ऐसा समीकरणों को हमने हल करना पहले ही सीख रखा है, प्रश्नावली 3.6 में, है ना।
सो देखो बेटा, इसके बट्टे में भी एक्स माइनस वाई और इसके बट्टे में एक्स प्लस वाई, इसके बट्टे में एक्स माइनस वाई, इसके बट्टे में एक्स प्लस वाई। तो मान लेंगे, ठीक है, माना एक के बट्टे में एक्स माइनस वाई को हमने ए माना और एक के बट्टे में एक्स प्लस वाई को हमने बी माना। ठीक है, हमें एक्स और वाई के मान ही निकालने हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या हो जाएगा, देखो बेटा, बट्टे में ये समीकरण एक को मैं लिख सकता हूँ 30 गुणा एक के बट्टे में एक्स माइनस वाई, 30 है ना, और 44 गुणा एक बट्टे एक्स प्लस वाई, और इधर कितना है 10, कितना घंटा है 10 घंटा। सो ये देखो बेटा, इसके जगह पे मुझे ए रखना है और इसके जगह पे मुझे बी रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 30A प्लस 44B बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 3। इसी तरीके समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। समीकरण 2 से ये वाला क्या हो जाएगा, 40A प्लस 55B बराबर 13। समीकरण नंबर 4, इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसका 40 है तो इसमें 40 से गुणा करना पड़ेगा, इसका 30 है, इसको 30 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, ये लिख देंगे। तो 40 से गुणा करेंगे, 4 12, 1200, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, तो यहाँ से आ जाएगा 400। फिर 30 से गुणा करेंगे, ये 1200 ए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 13 तिया 39, पीछे से 0। समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कटा। ये आ गया 110 बी और यहाँ से 10, 0 से 0 कटा, बी का मान आ गया 1/11। ये 11 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया। बी का मान उठाकर तुम किसी भी समीकरण में रख दो, ए में रख देता हूँ, 30A प्लस 44B, बी का मान 1/11, इधर 10, 11 चौके प्लस के 4, इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 घटाओगे 6, 6 कम 6, 6 पंजे 30, है ना। तो ए का मान आ जाएगा 1/5, ये 5 गुणे में थे, इधर के बट्टे में आ गया। अब तुम्हें ए और बी के मान मिल गए हैं, है कि नहीं। अब तुम ए और बी के मान उठाकर यहाँ रख दो तुम्हें, क्योंकि ए बी के मान नहीं, तुम्हें चाहिए एक्स और वाई के मान, यहाँ पर रखो। तो 1/x माइनस वाई, ए का मान कितना है बेटा 1/5, तिरछे गुणा करोगे, एक्स माइनस वाई 1 कम एक्स माइनस वाई 5 1 कम 5, समीकरण ए मान लो इसे। और यहाँ पर देखो बेटा, बी का मान क्या था 1/11, तिरछे गुणा कर दोगे, एक्स प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर दो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ए व बी से। तो x माइनस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 11, जोड़ दो, प्लस माइनस वाई कटा, 2x बराबर 16, 2 8 16। तो x का मान 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल होगी, नाव की चाल होगी। देखो x प्लस वाई बराबर 11 था, x का मान 8 आया है, तो प्लस का 8 इधर के माइनस का 8, तो y का मान कितना आ गया 3। यानी कि जो धारा की चाल होगी ना, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जो नाव की चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, करके लो, रट लो, क्योंकि ये आप आने के चांसेस 100% है। अगला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है बड़े नंबर्स में, वो क्या है बेटा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में, वो भी 6 नंबर में। सो क्या है बेटा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, देखो ये एक भवन है, छोटा सा भवन है, और एक बहुमंजिल एक बड़ा सा भवन है, और ये ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन है। ठीक है,
तो ये बहुमंजिल भवन है, बड़ा वाला भवन कह रहे हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर, शिखर मतलब एकदम टॉप से देखने पर 8 मीटर ऊंचे, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के जो अवनमन कोण है, शिखर एवं तल, ठीक है, जो अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अवनमन कोण बनाने के लिए बेटा यहाँ से तुम्हें एक लाइन लेनी पड़ेगी इधर, है ना, उसके पैरेलल। कितना बोला है, 30 डिग्री, और कितना है, 45 डिग्री। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण में सीधा डायरेक्ट संबंध होता है, ठीक है। बेसिकली अवनमन कोण तो वैसे इधर बनेगा, लेकिन उसी के प्रोपोर्शनल हम नीचे बना सकते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगी और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये बताओ। तो इस वाले पॉइंट को ए, इस वाले पॉइंट को बी, ये सी, ये डी और ई बता दिया, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, एच। अगर ये 8 है तो बेटा ये भी 8 होगा, समानांतर लिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दूरी होगी और ये जो दूरी होगी वो आपस में बराबर होगी, नो डाउट, ठीक है। त्रिभुज सबसे पहले बेटा हम क्या लेते हैं, ई डी ई में, ठीक है, या फिर निकाल लो, क्योंकि तुम्हें ये चाहिए और तुम्हें ये भी चाहिए। सो क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से दोबारा रीड कर लो। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। त्रिभुज ई सी बी में तुम्हें ये निकालना है, मतलब एच निकालना है, और फिलहाल दोनों त्रिभुजों में ये दोनों भुजा उपनिष्ठ है तो ये लेनी पड़ेगी। तो ई सी बट्टा बी सी, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती हैं, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है 45। ई सी का मान क्या है, 8 प्लस एच, तो 8 प्लस एच और बी सी तुम्हें निकालना है, ठीक है। और टेन 45 का मान 1 होता है, तो बी सी के मान को तुम x मान लो। अगर ये x है तो बेटा ये भी x होगा, है ना। तो 8 प्लस एच अपॉन एक्स बराबर 1, तो 8 प्लस एच बराबर x। फिलहाल ये रहने देते हैं ऐसा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसका उपयोग कर लेंगे। तो मैं x पे निकालना है और h पे। अब आ जाओ त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ई डी ए में, ठीक है। तो मुझे ए डी वैसे निकालना है और ए डी भी निकालना है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, ये कर्ण है। तो ए डी बट्टा ए डी टेन थीटा, थीटा कितना है 30, ए डी है एच, ए डी है एक्स, टेन 30 का मान 1/√3, तिरछे गुणा कर देंगे, एक्स बराबर √3 एच, ठीक है। हमें एक्स का मान मिल चुका है तो हम उठाकर इधर रख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो यहाँ 8 प्लस एच और यहाँ एक्स का मान है √3 एच, एच प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो एच उभयनिष्ठ निकालोगे अंदर बचेगा √3 माइनस 1, और ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। अंडर रूट का भी नीचे नहीं छोड़ते तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, यानी कि विपरीत चिन्ह से लेकर ऊपर नीचे क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे, है ना। इसका विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऊपर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 + 1 जो है, √3 का वर्ग करेंगे 3 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आके 2, 2 चौके 8, तो यहाँ से आगे 4 √3 + 1, ये हमें h मिला। तो क्या बहुमंजिल की ऊंचाई मिल गई, नहीं। बहुमंजिल की ऊंचाई क्या होगी, चूंकि बहुमंजिल की ऊंचाई वो हमारे पास क्या है बेटा, h + 8, ये टोटल है ना बहुमंजिल की ऊंचाई, तो h में जब 8 जोड़ूंगा तभी मिलेगा। h कितना मिला मुझे, 4 √3, अंदर गुणा कर दो, 4 × 4 + 8, तो यह आ जाएगा 12 + 4 √3, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है।
ये पहला वाला आंसर आ गया। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें एक्स का मान भी निकालना है। देखो बेटा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एच हमने निकाल लिया है। देखो ये एच हमने निकाल लिया, ये उठाकर तुम यहाँ रख दो, तुम्हें एच का मान मिल जाएगा। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा ना अब। तो ये हम मिटा लिए रहे। अब हम एच का मान उठाकर रख देंगे, यहाँ पर एक्स का मान आ जाएगा √3। एच का मान क्या था बेटा 4 √3 + 4। √3 से अंदर गुणा कर दो, √3 3 7 या 12 + 4 √3। यहीं पे छोड़ दो आंसर। दोनों भवनों के बीच की दूरी जो होगी वो इतनी होगी और बहुमंजिल की जो ऊंचाई होगी वो इतनी होगी। तो ये बड़े नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में आराम से हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन है। भले ये शायद 6 नंबर में भी आ सकते हैं लेकिन 3 नंबर में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 3, 4, 6 नंबर फिट बैठते हैं। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है बेटा, कह रहे हैं आपके पास 3 छोटे गोले हैं, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, उनको मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है। पहले वाले की त्रिज्या को हम R1 मानते हैं, ठीक है। पहले वाले की त्रिज्या को हम R1 मानते हैं, दूसरे वाले की त्रिज्या को R2, R3। इन तीनों को जोड़कर, ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया गया जिसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मानते हैं। पहले वाले की त्रिज्या 6 है, दूसरे वाले की 8, तीसरे वाले की 10। ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी आपको पता है प्रश्नानुसार, 3 छोटे गोले का जो आयतन है, क्योंकि तीनों गोलों को मिलाकर ये गोला बनाया जा रहा है, तो किसके बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन के, ठीक है। तो 4/3 πr1 क्यूब, 4/3 πr2 क्यूब, 4/3 πr3 क्यूब और इधर हो जाएगा 4/3 πr क्यूब। इधर से बनिस्ट 4/3, यहाँ अंदर बचेगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। इधर से 4/3, दोनों तरफ 4/3 पाई कॉमन है, हट गया। R1 का मान है 6, R2 का मान है 8, R3 का मान है 10 और इधर है R, ठीक है। 36 × 6 216, ठीक है। 8 8 64 × 4 64 × 8 है ना। तो 8 चौके 8 8 64 × 8 4 8 32, हासिल लगा 3, 8 6 48 और 3, ठीक है। और ये आगे हल कर देंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 6 8, ठीक है, 1 2 और फिर आ जाएगा 5 2 7 1728 R क्यूब। अब मुझे क्या निकालना होगा, घनमूल 1728। तो अगर 12 × 12 × 12 किया जाए तो आपको यही मिलेगा, 3 का जोड़ा बनाना है। तो नए वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्यक निकालना है आपको, ठीक है। माध्यक का सूत्र क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन में F × H, ठीक है। सो देखो बेटा लैंपों की संख्या, टोटल लैंप 400 है हमारे पास, तो लैंपों की संख्या बोले तो F का कॉलम हमें दे रखा है, हमें संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी। तो संचय बारंबारता बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि
इन सबको तब तुम जब जोड़ोगे तो तुम्हें 400 मिलेगा। इन सबको जोड़ के देखना, तुम्हें 400 मिल रहे हैं। अब तुम्हें सी एफ बनाना है, सी एफ का कॉलम। तो पहला वाला तो एज इट इज़ वैसे का वैसा, अब जोड़ते रहना है, ठीक है, प्रॉपर तिरछा जोड़ते रहना है। और आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ओके, तो देखो बेटा, अब 14 में 56 जोड़ोगे, 14 प्लस का 56, ये हो जाएगा 70, ठीक है। फिर क्या करोगे, 70 में 60 जोड़ दोगे, 7 और 6 13, है ना, तो 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 में आपको जोड़ना है कितना बेटा, अब जोड़ना है आपको 86, नीचे वाला जोड़ देंगे 86, तो ये 216 आ जाएगा, ठीक है। 216 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 74 74, तो ये 290 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 290 में क्या जोड़ना है बेटा, 62 जोड़ देना है। तो 62 जैसे जोड़ेंगे 352 हो जाएगा, और 352 में 48 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है बेटा, यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है। इस पे आधारित एक उदाहरण है आपके 14.3 से पहले, वो ज़रूर, उसमें एक्स और वाई के मान निकालने, वो क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये जो टोटल है बेटा, इसको हम एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन। और अब हमें n/2 देखना होता है। n/2 बोले तो 200, तो 200 से ज़्यादा कहाँ ढूंढना होता है हमें, सी एफ में ढूंढो। 200 से जस्ट ज़्यादा तो बहुत सारे होंगे, लेकिन 200 से जस्ट पहले वाला ज़्यादा ये है। इसी के सीध में आ जाओ, तो इसी के सीध में आएंगे तो ये आया और ये आया, ठीक है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो हम, ये हमारा माध्य का वर्ग है। अगर आ जाए एक नंबर में तो क्या लिखेंगे, ये हमारा माध्य का वर्ग है। और वर्ग अंतराल देखो, 2000 पे ख़त्म हो रहा था, 2000 से शुरू हुआ, 2500 पे ख़त्म हुआ, 2500 पे शुरू हुआ। तो वर्ग अंतराल में तो कोई कमी नहीं है, यानी कि जो h है हमारा, कितने कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। इन शेष से घटाओगे तो 500 का अंतर है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो बेटा, इस पे आए तो ये मेरा f का कॉलम है, ठीक है, ये मेरा f का कॉलम है, क्योंकि ये f वाला लिखा हुआ है, ये सी एफ है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला 130, ये मेरा सी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है बेटा मेरा, ये क्या है बेटा, सी एफ है, और ये मेरा f है, और ये l होता है, निम्न बारंबार वर्ग अंतराल, ठीक है। तो मेरे पास जो l है बेटा वो 3000 है, जो मेरे पास सी एफ है वो 130 है, और जो मेरे पास f है वो 86 है, और h तो 500 है। सारे मान उठाओ, ठीक है, और यहाँ पर रख दो इस सूत्र में, ठीक है। ये सूत्र में हम रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, l का मान कितना है बेटा, 3000, n/2 यानी कि 200, सी एफ हमें मिला था 130, h का मान है 500, और f का मान है 86। अब तो कैलकुलेशन ही है, 200 में से वो हटाएंगे तो ये 70 आ जाएगा, 86, 3000, 7 पंजे 35, पीछे से 3 0, 35 लिखना है ना, पीछे से 3 0 बट्टे 86, ठीक है बेटा। अब 35,000 को भाग देना है हमें 86 से, ठीक है। जब हम इसको भाग देंगे 86 से, यहाँ 3000 है, तो लगभग 0.406 97 आ जाएगा, जोड़ देंगे 3406.97, ये हमारा आंसर आ जाएगा माध्य का, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस साल आने के चांसेस बड़े नंबर में बहुत ज़्यादा है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। वीडियो लिस्ट जरूर चेक करो, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो, और कैसी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ।